फिल्म की शुरुआत में जॉन गैरिटी अपनी आवाज में बताता है कि कैसे एक बड़ा कॉमेट का टुकड़ा, जिसे कॉमेट क्लार्क कहते हैं, धरती से टकरा गया था। इस टक्कर ने पूरी दुनिया में ऐसी तबाही मचाई थी जिसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल था। इसके सिर्फ कुछ ही दिनों में दुनिया की 70% पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। इस धमाके ने हवा को पॉइजनस बना दिया था, पानी को गंदा कर दिया था, पूरी इकोसिस्टम बर्बाद हो गई थी और मौसम इतना खराब हो गया कि धरती की सतह पर रहना लगभग नामुमकिन हो गया। जैसे जैसे रेडिएशन फैलता गया और तूफान और भी ज्यादा डेंजरस हो गए, बचे कुचे लोगों को जमीन के नीचे मजबूत बंकर में शेल्टर लेनी पड़ी। दुनिया भर में ऐसे बंकर्स बने हुए थे। इनमें से एक सबसे मेन बंकर ग्रीनलैंड में था, जहां डिस्ट्रक्शन के 5 सालों बाद भी कुछ लोग जिंदा थे। 5 साल बाद हम जॉन गैरिटी को ग्रीनलैंड बंकर के बाहर देखते हैं। जॉन कई बार बंकर के बाहर आता है। उसकी ड्यूटी होती है आसपास के इलाके में कोई भी ऐसी चीज ढूंढना जो बचे हुए लोगों का काम आ सके। अब वो बहुत सावधानी से जमी हुई समुद्री किनारे वाली जगह पर घूम रहा है और लगातार बेस से रेडियो पर बात कर रहा है। अपनी सर्च में जॉन को बर्फीली किनारे पर कुछ छोड़ी हुई लाइफ बोट्स मिलती है। इससे पता चलता है कि कुछ और लोग भी बहुत पहले भागने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन शायद कामयाब नहीं हो पाए। वो आगे बढ़ता है और बर्फ में आधा धंसा हुआ एक बहुत बड़ा शिप देखता है। जिज्ञासा और मजबूरी में वो इस शिप पर चढ़ जाता है ताकि देख सके कि कोई काम की चीज बची हुई है या नहीं। शिप के अंदर जॉन को कुछ यूजफुल टूल्स और सामान मिलते हैं। शिप का क्रू बहुत पहले मर चुका था और उनकी हड्डियां शिप के अंदर इधर उधर बिखरी पड़ी थी। इन सब के बीच जॉन को फूलों की तस्वीरों से भरी एक किताब मिलती है। ये किताब उस खूबसूरत और जिंदा दुनिया की याद दिलाती है जो कभी हुआ करती थी। इससे पहले कि वो और कुछ समझ पाता, बंकर से उसे एक जरूरी वार्निंग मिलती है कि एक खतरनाक रेडिएशन स्टॉर्म स्पीड से उसकी तरफ बढ़ रहा है। अगर वो तुरंत वापस नहीं आया तो बच नहीं पाएगा। जॉन डर जाता है और बंकर की तरफ दौड़ पड़ता है। अपनी पूरी ताकत से भागता है। बिल्कुल उस वक्त जब तूफान जमीन को निगलने लगता है, वो जैसे तैसे बंकर के अंदर पहुंच जाता है और दरवाजे अपने पीछे बंद कर लेता है। दरअसल ग्रीनलैंड बंकर के अंदर जिंदगी बहुत प्रेशर में चल रही है। लीडर्स, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इस बात पर बहस कर रहे हैं कि उनके पास मौजूद लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ वो और कितने दिन जिंदा रह पाएंगे। खाने के राशन का बहुत सावधानी से हिसाब लगाया जाता है। फिर भी ज्यादातर लोग डरे हुए हैं कि बंकर ज्यादा दिनों तक सबको संभाल नहीं पाएगा। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर वो कुछ और महीने टिक गए तो शायद जमीन पर दोबारा फसल उगाना मुमकिन हो जाए और इंसानों को फिर से बचने का मौका मिल जाए। लेकिन मेन साइंटिस्ट डॉक्टर अमीना बताती है कि भले ही रेडिएशन का लेवल थोड़ा कम हुआ हो, लेकिन इंसान बिना प्रोटेक्शन के बाहर ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। फिर वो एक ऐसी थियोरी प्रेजेंट करती है जो पूरे रूम को 2 हिस्सों में बांट देती है। वो कहती है कि साउथ फ्रांस में जहाँ कॉमेट क्लार्क टकराया था, उस क्रेटर के आसपास दोबारा जिंदगी लौट रही होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे करोड़ों साल पहले डायनासोर्स के खत्म होने के बाद जिंदगी ने नई शुरुआत की थी, तबाही के सेंटर से ही। डॉक्टर के मुताबिक टक्कर से पैदा हुई गर्मी, मिनरल्स और पानी ने नई जिंदगी के लिए सही कंडीशंस बना दी होगी। कुछ लोग इस थ्योरी को अपनी आखिरी उम्मीद मान लेते हैं, वहीं दूसरे लोग डरते हैं कि फ्रांस अभी भी बहुत ज्यादा डेंजरस जगह है, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट्स के गिरने के बाद झगड़े और अशांति का माहौल बना हुआ है। इसी बीच जॉन अपने थेरेपिस्ट से मिलता है और पता चलता है कि भले ही वो बाहर से मजबूत और केपेबल लगता हो, लेकिन जॉन धीरे धीरे एक लाइलाज बीमारी से मर रहा है। जॉन के पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 7 से 8 हफ्तों का वक्त बचा है। अपनी किस्मत जानते हुए भी जॉन ये दर्दनाक सच अपनी वाइफ एलिसन और बेटे नेथन से छुपाना चाहता है, और उम्मीद ही एक ऐसी चीज है जो उसे जिंदा रखे हुए है। इधर बंकर के अंदर जिंदगी बहुत ही टेंस और नाजुक होती जा रही है। बार बार आने वाले अर्थक्वेक्स पूरे स्ट्रक्चर को हिला देते हैं और सबको याद दिलाता है कि जमीन के नीचे भी वो पूरी तरह से सेफ नहीं है। अगले दिन जॉन बंकर के अंदर खराब सिस्टम को ठीक करना, पानी की सप्लाई रिस्टोर करना और बिजली की तारों को स्टेबल करने में लगा हुआ है। एक पल के लिए जिंदगी लगभग नॉर्मल सी महसूस होने लगती है। फैमिलीज इकट्ठा होती है, लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं और एक छोटी सी कॉमन एरिया में हल्की आवाज में म्यूजिक भी बज रही है।
और ये नाजुक शांति तब टूट जाती है जब जॉन को पता चलता है कि नेथन चुपके से कुछ देर के लिए बंकर के बाहर चला गया था। जॉन गुस्से में अपने बेटे का सामना करता है, जबकि नेथन इमोशनली टूट चुका है क्योंकि वो हमेशा जमीन के नीचे ही कैद है। उसने कभी आसमान नहीं देखा, कभी धूप की गर्मी महसूस नहीं की और आसपास के इलाके का इंस्पेक्शन करते वक्त जॉन बंकर की दीवारों में खतरनाक दरारें बनती हुई देखता है। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, एक भयानक अर्थक्वेक आता है जिससे पूरी स्ट्रक्चर टूटने लगती है और बंकर गिरना शुरू हो जाता है। तुरंत चारों तरफ दहशत फैल जाती है। लोग चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगते हैं। जॉन बेचैनी में एलिसन को ढूंढता है और फिर दोनों मिलकर नेथन को तलाश करते हैं। आखिरकार उन्हें नेथन मिल जाता है। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि उस पर रेडिएशन का असर हो चुका था। ये समझते हुए कि बंकर अब सेफ नहीं रहा और वो कभी भी वापस नहीं आ सकते, वो तुरंत जरूरी सामान इकट्ठा करते हैं, गैस मास्क पहनते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। वेस्टर्न गेट पूरी तरह भीड़ से भरा हुआ है, वहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है। इस वजह से उन्हें ईस्टर्न गेट से भागना पड़ता है। बंकर पूरी तरह से धंसने वाला है और आखिरी कुछ सेकंड्स में वो लोग बाहर निकल पाते हैं। उनके पीछे एक मैसिव सुनामी ग्रीनलैंड के कोस्ट से टकराता है और जो भी बच नहीं पाता उसे बहाकर ले जाती है। जमी हुई शोरलाइन पर जॉन और उसका परिवार छोड़ी हुई लाइफ बोट तक पहुंचते हैं और समुद्र में निकल जाते हैं। रास्ते में वो जख्मी डॉक्टर को भी बचा लेते हैं और आखिरी बची हुई बोट में सबको समेट लेते हैं। ऊंची ऊंची लहरों से उनकी बोट पलटने वाली होती है, लेकिन किसी तरह से वो लोग बच जाते हैं और ओपन सी में बहते हुए चले जाते हैं। उनके पास ना कोई डेस्टिनेशन होता है और ना ही ज्यादा सप्लाईज होते हैं। खाना और पानी सिर्फ एक हफ्ते के लिए होती है। वो सोचते हैं कि अब जाए तो कहाँ जाए। तब उन्हें एहसास होता है कि आइसलैंड तो पहले ही गायब हो चुका है और कॉमेट क्लार्क ने समुद्री धाराओं को बदल दिया है, जो उन्हें साउथ की तरफ धकेल रही है। इसीलिए यूरोप ही उनका लास्ट ऑप्शन बचता है और आखिरकार वो इंग्लैंड जाने का फैसला करते हैं। समुद्र में कई दिन बहने के बाद फाइनली उन्हें जमीन दिखाई देता है और वो लिवरपूल इंग्लैंड पहुंच जाते हैं, जहां बढ़ते सी लेवल ने शहर का ज्यादातर हिस्सा डुबा दिया है और सड़कों को रिवर्स में बदल दिया है। पहले तो शहर खाली खाली सा लगता है, लेकिन जल्दी ही उनका सामना बचे हुए लोगों की एक बड़ी भीड़ से होती है, जो एक गवर्नमेंट बंकर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिनके पास प्रॉपर आईडी नहीं होती, मिलिट्री फोर्सेस उन लोगों को रोक देती है। एलिसन को थोड़ी देर के लिए अंदर जाने का परमिशन मिलता है, लेकिन जब डॉक्टर अमीना वार्निंग के बावजूद जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करती है तो उन्हें गोली मार दिया जाता है। इससे भीड़ में हलचल मच जाती है और दहशत फैल जाती है, बिल्कुल उसी वक्त जब एक और रेडिएशन स्टॉर्म नजदीक आ रहा है। इसीलिए ग्रुप को एक बार फिर से भागना पड़ता है। कुछ देर बाद उनकी मुलाकात सनील नाम के एक आदमी से होती है, जिसे ओबी भी कहते हैं। वो असल में नाइजीरिया से आया था और कई सालों से इंग्लैंड में रह रहा है। वो जॉन की घड़ी के बदले उन्हें लंदन तक पहुंचाने में मदद करने के लिए राजी हो जाता है। इस सफर के दौरान नेथन डॉक्टर अमीना के उस थियोरी की तरफ और ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाता है, जिसमें कहा गया था कि क्रेटर ही नई जिंदगी की जन्मभूमि है। लेकिन उनका सफर अचानक रुक जाता है जब आसमान से उल्का पिंडों की बारिश होने लगती है और समील अपनी कार बचाने की कोशिश में मारा जाता है। ग्रुप को जो थोड़ा बहुत सामान मिलता है वही लेकर उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। थके हुए और इमोशनली टूट चुके वो आखिरकार लंदन पहुंच जाते हैं। वहां एलिसन की मुलाकात अपनी बहन मैकेंजी से होती है। मैकेंजी जनरेशन और एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम की मदद से रेडिएशन को बाहर रखते हुए एक हॉस्पिटल के सील्ड सेक्शन में मरीजों को प्रोटेक्ट कर रही है। हॉस्पिटल के अंदर उन्हें शांति के कुछ रेयर मोमेंट्स मिलते हैं। वो साथ में खाना खाते हैं, बातें करते हैं और कुछ लम्हों के लिए दुनिया के खत्म होने को भूल जाते हैं। लेकिन उसी रात जॉन की हालत और बिगड़ जाती है और आखिरकार वो अपनी बीमारी का सच एलिसन को बता देता है। वो कहता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। जॉन समझाता है कि वो जमीन के नीचे छुप कर मरना नहीं चाहता और वो चाहता है कि नेथन किसी ऐसी जगह का एक्सपीरियंस करे जहां अभी भी जिंदगी बाकी हो, भले ही वो कुछ पल के लिए ही क्यों ना हो। इसीलिए वो मिलकर फ्रांस जाके क्रेटर को ढूंढने का फैसला करते हैं। मैकेंजी उन्हें फ्यूल और डायरेक्शन देती है, साथ ही ये वार्निंग भी देती है कि रास्ते में किसी के लिए मत रुकना। लेकिन रास्ते में उन पर लुटेरों का हमला हो जाता है। हालांकि जॉन उन्हें मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन हमले के दौरान डॉक्टर की मौत हो जाती है।
वो मरे हुए को दफनाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आखिरकार वो समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि समुद्र सूख चुका है और एक बड़े से डेजर्ट में बदल गया है। फ्रांस क्रॉस करने के लिए उन्हें एक बड़ा डरावना पतला सा पुल पार करना पड़ता है, जो एक बहुत बड़ी खाई के ऊपर लटका हुआ है। वो जैसे तैसे बच जाते हैं और पीछे से पुल गिरना शुरू हो जाता है। बाद में उनकी मुलाकात डेनिस नाम के एक आदमी से होती है। वो सोलर पावर और एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम की मदद से अपना गुजारा कर रहा है ताकि अपने परिवार की हिफाजत कर सके, जिसमें उसकी बीवी है जो रेडिएशन की वजह से पैरालाइज्ड हो चुकी है और उसकी एक बेटी है सारा। डेनिस बताता है कि फ्रांस ऑफ ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रैक्शंस में बट चुका है, जो अब प्रॉमिस लैंड कहे जाने वाले क्रेटर पर कब्जा करने के लिए लड़ रहे हैं, और उसे पूरा यकीन है कि उसकी बेटी सारा का फ्यूचर वही है। वो जॉन से रिक्वेस्ट करता है कि वो सारा को अपने साथ ले जाए। जॉन इस खतरनाक सफर को जानते हुए भी मना नहीं कर पाता। अब उनका सफर एक एक्टिव वॉर जोन से गुजरता है, जहां सोल्जर्स उन्हें एस्कॉर्ट करते हैं और बताते हैं कि जिस कमांडर से उनकी मुलाकात होनी थी वो मारा जा चुका है। फिर भी एक दूसरा ऑफिसर आखिरकार उन्हें क्रेटर तक पहुंचाने में मदद करने के लिए राजी हो जाता है। आगे का रास्ता वो लोग एक गार्डेड बस में शुरू करते हैं। एक बार फिर से उन पर हमला हो जाता है। जॉन वापस से लड़ता है, लेकिन उसके पेट में गोली लग जाती है। तब एलिसन को बस की कमान संभालनी पड़ती है और वो जितनी तेजी से चला सकती है उतने स्पीड से अपने डेस्टिनेशन की तरफ दौड़ पड़ती है। आखिरकार रोड खत्म हो जाती है और उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। इतना सब कुछ झेलने के बाद फाइनली वो क्रेटर तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें आंखों के सामने दिखता है फर्टाइल जमीन, साफ पानी, हरे भरे पौधे और नई जिंदगी का एक बिल्कुल साफ निशान। मतलब डॉक्टर अमीना की थ्योरी सच साबित हो जाती है। इंसानियत को आखिरकार जिंदा रहने का मौका मिल जाता है, ये जानते हुए कि उसका फैमिली सेफ है और उसने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है। जॉन नई दुनिया के किनारे शांति से अपनी आंखें बंद करके लेट जाता है, दिल में गम लेकिन कदमों में उम्मीद लिए एलिसन, नेथन और सारा क्रेटर की तरफ आगे बढ़ते हैं और यहाँ से उनकी एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है और फिल्म की कहानी यहीं खत्म होती है।